एक तरफ हमारे देश के फुटबॉल को चलाने के लिए प्रॉपर बजट एलोकेट नहीं होता, हमारे फुटबॉल का ग्रास रूट लैग कर रहा है। इंडियन सुपर लीग पिछले 6 महीनों से बंद पड़ी है और जब बात होती है इंडियन फुटबॉल स्ट्रगल क्यों कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है फंड की कमी। वहीं दूसरी तरफ मैसी जैसे प्लेयर्स को इंडिया लाने के लिए 150 करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे इंडिया से मैसी और रोनाल्डो जैसे ग्लोबल स्टार्स नहीं प्रोड्यूस हो सकते हैं? और कभी ब्राजील ऑफ एशिया कहा जाने वाला हमारा देश आज फुटबॉल में बाकी कंट्रीज से पीछे क्यों है? आज की इंडियन फुटबॉल की दिक्कतों को समझने के लिए हमें इसका इतिहास समझना होगा। इंडिया में फुटबॉल का इतिहास काफी पुराना है। इंडिया में फुटबॉल 18 के दशक में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे ब्रिटिश आर्मी रेजिमेंट्स एंड क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा खेला जाता था। उस समय इंडिया में काफी छोटे छोटे क्लब्स हुआ करते थे जो आपस में एक दूसरे के साथ खेला करते थे। उसमें सारे प्लेयर्स ब्रिटिश ही हुआ करते थे और कलकत्ता में ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल होने के कारण फुटबॉल सबसे ज़्यादा वहीं खेला जाता था। और फुटबॉल ब्रिटिश से इंडियंस में पॉपुलर होने के लिए सबसे बड़ा नाम नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी का था, जो फुटबॉल को काफ़ी पसंद करते थे। उन्होंने अपने बचपन के दिन से ही अपने मित्रों के साथ फुटबॉल खेला करते थे। एक दिन प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के प्रोफेसर जीए स्टैक्स ने उन बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देख लिया। वे उन बच्चों के फुटबॉल खेलने की स्टाइल से इतना खुश हुए कि वे उन बच्चों को फुटबॉल सिखाने के लिए रेडी हो गए। तब जाकर बनता है इंडिया का पहला क्लब, जिसका नाम पड़ा द बॉयज क्लब। इसके बाद प्रेसिडेंसी, शिवपुर इंजीनियरिंग, कलकत्ता मेडिकल, सेंट जेवियर जैसे कॉलेज में होड़ लग गई अपना फुटबॉल क्लब बनाने के लिए और यहीं से कलकत्ता में फुटबॉल काफी पॉपुलराइज होने लगा। इसके बाद ईयर 1888 को मोर्टिमर डुरंट, जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी इंचार्ज थे, उन्होंने एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया डुरंट कप नाम से, जो आज वर्ल्ड का 3rd ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है और एशिया का सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। इसके बाद ईयर 1889 में मोहन बगान, जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट क्लब है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। उसके 4 साल बाद 1893 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन स्टेबलाइज होता है, जो कि एक्चुअली इंडिया को फोकस नहीं करता था, उस समय कलकत्ता बेस्ड ही था। इसके बाद धीरे धीरे हमारे देश में फुटबॉल आर्मी के थ्रू पॉपुलराइज होने लगा। जहाँ जहाँ आर्मीज थी वहाँ फुटबॉल खेला जाने लगा। जैसे अंबाला, बेंगलोर, दिल्ली, मद्रास एंड हैदराबाद जैसी सिटीज में भी लोग फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिए। हमारे इंडियंस का सबसे ज्यादा ध्यान 1911 के एक पॉपुलर इंसिडेंस में जब मोहन बगान ईफा सीड जीतती है, वो भी ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट के अगेंस्ट, जो एक ब्रिटिश रेजिमेंट था। इस इवेंट को चीयर करने लगभग 80,000 पीपल ग्राउंड में आए थे। ये शील्ड जीतने के बाद इंडिया में सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि जो ब्रिटिश का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी था वो धड़ाम से नीचे गिर गया। जो ब्रिटिश अपने आप को रेशियल सुपीरियर मानते थे, उनकी ये आइडियोलॉजी सैटर कर गई और हमारे देश के लोगों को भी लगने लगा कि हम इनसे कम नहीं हैं। इस चीज से ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि कहीं इंडियंस इसके जरिए यूनाइट ना होने लगे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया कि अभी कोई नेशनल टीम नहीं बनाई जाएगी, जिसकी वजह से फुटबॉल का पैशन हमारे देश में काफी लोकल ही बनकर रह गया, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है जो आज हमारा फुटबॉल स्ट्रगल कर रहा है। इसके बाद हमारे देश के लोग कंट्री को सपोर्ट करने की बजाय अपने क्लब मोहन बगान और ईस्ट बंगाल को ही ज्यादा सपोर्ट करने लगे और उनमें कंट्री फुटबॉल की भावना आई ही नहीं। इसके बाद 1937 में AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन स्टेबलाइज किया जाता है और फिर भी हमारी ऑडियंस नेशनल टीम को सपोर्ट करने की बजाय अपने लोकल क्लब्स को ही सपोर्ट करती थी, क्योंकि हमारी नेशनल टीम इतना ज्यादा मैचेस नहीं खेलती थी कि जनता उसकी तरफ डाइवर्ट हो सके। इसके अलावा उसी समय में हमारी हॉकी टीम लगातार कई ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत रही थी, जिसके कारण हमारे देश की जनता का पूरा अटेंशन अपनी हॉकी टीम पर था। और आज़ादी के पहले तक हमारी फुटबॉल टीम ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। आज़ादी के बाद 1948 में लंदन ओलंपिक्स में हमारी टीम ने एक क्लोज नॉकआउट गेम में फ्रांस से 2-1 हारी। इसके 2 साल बाद 1950 में फीफा ने हमें वर्ल्ड कप के लिए इनवाइट किया।
इंडिया एशिया से पहली ऐसी टीम थी जिसे फीफा ने इनवाइट किया था। ये वर्ल्ड कप ब्राजील में खेला जाने वाला था और यहाँ इंडिया पार्टिसिपेट ही करने नहीं गई और तब से आज तक अभी तक इंडिया ने कभी भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेला हुआ है। अब बात ये उठती है कि इंडिया उस समय फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलने गई। इसके कई रीजन बताए जाते हैं। पहला, जो कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया फीफा वर्ल्ड कप खेलना चाहती थी बट फीफा ने नंगे पैर खेलने से मना कर दिया था, जो कि रियलिटी में ट्रू नहीं है। फीफा का ये रूल 1953 में आया हुआ था। इनफैक्ट 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में हमारी इंडियन टीम नंगे पैर ही खेली थी और हमारी तरफ से ऑफिशियल रीजन ये बताया जाता है कि टीम सिलेक्शन और प्रैक्टिस टाइम, इसमें टीम सिलेक्शन सही समय से नहीं हो पाई थी और प्रैक्टिस के लिए टाइम काफी मौजूद नहीं था। बट रियल रीजन ये नहीं है। इंडिया से ब्राजील काफी दूर है, वहाँ जाना काफी कॉस्टली पड़ता। इस ट्रिप के लिए AIFF को 1 लाख रुपए की जरूरत थी, पर हमारे AIFF के पास इतना मनी ही नहीं था कि वे भेज सके। इस पर बंगाल, महाराष्ट्र एंड मैसूर फुटबॉल एसोसिएशन ने लगभग 50,000 रुपए इकट्ठा कर AIFF को दे भी दिए थे। पर हमारे फार्मर प्लेयर चुन्नी गोस्वामी का कहना है कि इंडिया इस टूर्नामेंट को सीरियसली ले ही नहीं रही थी। इसी चीज पर हमारे लेजेंड प्लेयर सुनील छेत्री एक बार कहते हैं कि अगर इंडिया इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया होता तो आज की सिनारियो कुछ अलग होता। इसके बाद समय आता है 1950s से 1960s का, जिसे इंडियन फुटबॉल का गोल्डन इरा भी कहा जाता है और इस चीज का क्रेडिट जाता है सैयद अब्दुल रहीम, जो हमारे इंडिया के एक ग्रेटेस्ट इंडियन कोच थे। सैयद अब्दुल रहीम 1950 में इंडियन फुटबॉल टीम के कोच बनते हैं और उसके ठीक 1 साल बाद ही 1951 में इंडिया एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतती है। इसके बाद 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचती है। इस टाइम तक इंडियन फुटबॉल टीम की रेप्यूटेशन इतनी अच्छी हो गई थी कि कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड कहने लगे थे। इस दशक में इंडियन फुटबॉल टीम ने बहुत सारे ऐसे मैच खेले जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आने वाले दशकों में इंडिया एक ग्लोबल जायंट्स के रूप में। इसके बाद 1962 के एशियंस गेम में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। इस गेम के जीतने के बाद जब इंडिया घर लौटी तो उसका वेलकम काफी वार्मली किया गया। इसके बाद इंडिया के ग्रेटेस्ट कोच सैयद अब्दुल रहीम को लंग कैंसर डायग्नोज हुआ और 1 साल बाद ही वो गुजर गए। लोगों को लग रहा था कि इंडिया की टीम अब आगे ग्लोबल सक्सेस पाती ही चली जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उनके गुजरने के बाद हमारे टीम की हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। इसके बाद गोल्ड मेडल तो छोड़ो, हमारे लिए एशियन गेम में पार्टिसिपेट करना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई और वहीं कोरिया, जापान, ईरान और सऊदी अरबिया जैसे देशों ने हमें पीछे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा हुआ क्या? इंडियन टीम का खराब परफॉर्मेंस किसी एक रीजन से नहीं था, इसके पीछे कई बड़े कारण थे जो 1960s से आज तक फुटबॉल स्ट्रगल कर ही रहा है। सबसे बड़ा साइंटिफिक कारण था जो हम काफी लंबे समय तक नंगे पैरों से खेलते रहे। बावजूद इसके हमें पता था कि जूतों में खेलने से बॉल कंट्रोल और अच्छी शूटिंग हो सकती है, पर हम नंगे पैरों से इस खेल को खेलते रहे क्योंकि हम चाहते थे कि इस खेल को इंडियनाइज कर दें। हमें इस चीज का रियलाइज 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में हुआ। उस समय फिनलैंड में ठंड भी थी और ग्राउंड पर बर्फ भी। हमारा मैच था यूगोस्लाविया के अगेंस्ट। मैच का स्कोर रहा 10-1, जबकि 1 साल पहले हमने एशियंस गेम में गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ जाकर AIFF को समझ आया कि इस खेल को खेलने के लिए जूतों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा कई और रीजन है जो हमारे फुटबॉल के डाउनफॉल के रीजन बने, जैसे डोमेस्टिक्स में 50 मिनट के मैच होना जिससे प्लेयर्स का स्टेमिना नहीं डेवलप हो पाया। दूसरा, फुटबॉल को इंडियन अथॉरिटीज़ ने एमेच्योर अप्रोच से समझा और काफ़ी लंबे समय तक इसे सीरियसली नहीं लिया गया। तीसरा, सैयद अब्दुल रहीम के बाद अगले 40 सालों तक इंडिया के फुटबॉल टीम के अलग अलग 40 कोच रहे जो फॉरेन के होने के कारण इंडियन टीम को समझ नहीं सके। इसके अलावा 1952 से 1982 के बीच 7 वर्ल्ड कप हुए पर इंडिया ने अपनी टीम ही नहीं भेजी क्योंकि इंडिया इसको लाइटली ले रहा था।
इसके अलावा एशिया में जापान और साउथ कोरिया जैसी टीम्स काफी तेज रफ्तार से डेवलप कर रही थी और जब इंडिया ने 1986 में वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम तैयार की तब तक बहुत लेट हो चुका था। इसके अलावा 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी कह सकते हैं जो हर एक इंडियंस का ध्यान क्रिकेट की ओर ले गया। इसमें क्रिकेट की कोई गलती नहीं थी क्योंकि क्रिकेट दिन पर दिन खुद को इवॉल्व करता चला गया। वहीं फुटबॉल ग्रास रूट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी गेम सब में वर्ल्ड लेवल पर पिछड़ता चला गया और इन सब के पीछे का कारण ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मिसमैनेजमेंट बोल सकते हैं क्योंकि आज भी ISL लगभग 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है और इस पर कोई अपडेट नहीं आ रही है, जो ये दर्शाता है कि AIFF में बैठे लोग फुटबॉल के बारे में कितना सोच रहे हैं। अब बात आती है ऑडियंस की। मैसी के इंडिया टूर से ये तो पता चल गया है कि हमारे देश में फुटबॉल को लेकर इंडियन ऑडियंस में काफी ज्यादा क्रेज है, जिसे हमारी AIFF चाहे तो इंडिया में मैसी और रोनाल्डो जैसे प्लेयर प्रोड्यूस करके फुटबॉल ऑडियंस और हमारे देश को काफी ऊपर तक ले जा सकती है। और किसी को लगता हो कि ये पॉसिबल नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे ही देश के रंजीत बजाज सर मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी के ओनर हैं जो अपने बच्चों को यूरोप में ले जाते हैं, वहाँ का डाना कप, लुथिया कप और नॉर्वे कप जीत कर आते हैं और वो भी ब्राजील और अर्जेंटीना जैसी टीम्स को हराकर। तो आप सोच ही सकते हैं कि अगर अकेला एक आदमी इतना कर सकता है तो अगर हमारी AIFF चाहे तो ऑल ओवर इंडिया से टैलेंट ढूंढकर उसे 10-15 सालों तक नर्चर करके हमें फुटबॉल में ग्लोबल स्टेज पर ला सकती है। धन्यवाद। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।